मैं निपुण आलम डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का उद्देश्य है यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन और साथ में कुछ इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराना जो पुस्तकों में, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में उपलब्ध ना होती हो। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ी हैं ऋचा चंद्राकर जी। ऋचा चंद्राकर जी ने अभी जो 2019 की सीजीपीएससी का परिणाम सितंबर 2021 में आया है, उसके अंदर डिप्टी कलेक्टर का पद अपने लिए सुनिश्चित किया, सुरक्षित किया है। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं ऋचा जी का। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। थैंक यू सो मच सर। ऋचा जी, पहला प्रश्न तो हमारा यही रहेगा कि थोड़ा सा अपने बारे में, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, थोड़ा सा इस बारे में आप जानकारी दीजिए। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, इस तरह की थोड़ी जानकारी, इन्फॉर्मेशन अपने बैकग्राउंड के बारे में। सर, मेरा डिस्ट्रिक्ट महासमुंद है, जो बागबारा तहसील में चुरकी नाम है गांव का। उस गांव की निवासी हूँ मैं। और बचपन में मेरी पढ़ाई तो मतलब जो PP1 PP2 होता है वो ना के बराबर ही हुआ। मैं बस ऐसे ही स्कूल छोड़ देते थे पापा, महासमुंद अच्छे से नहीं पढ़ती थी। क्लास 1 से फिर 5th तक मैं दुर्ग में पढ़ी हूँ। फिर 6 से 10 तक जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो मेरी केंद्रीय विद्यालय महासमुंद से हुई है। और सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग रायपुर से हुई है। उसके बाद सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री, ग्रेजुएट हूँ मैं सिविल इंजीनियरिंग में, वो भिलाई से हुई है। तो 2014 में मैं पास आउट हुई हूँ सर। उसके बाद से फिर मैं प्रिपरेशन शुरू किया उसके बाद से मैंने। और ये CGPSC मैंने 2017 से शुरू किया है और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2017 CGPSC दिया था, सेकंड 18 और ये वाला 3rd था 2019 का। बहुत बढ़िया। ऋचा जी, एक बात मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि जैसा आपका बैकग्राउंड कुछ और था, सिविल सर्विस का विचार क्यों मन में आया और 2017 से आपने स्टार्ट किया, तो विचार आने का कोई खास रीजन था या पहले से इच्छा थी ये सिविल सर्विस क्यों एज ए करियर? सर मैं शुरू से ऐसा लगता तो था, मतलब मम्मी मेरी बोला करती थी कि नहीं तुमको सिविल सर्विसेज में जाना है, अच्छा अधिकारी बनना है, सबकी मदद करना है, सोसाइटी में कुछ अपना एक योगदान देना है। तो ये था। पर हाँ, हम भी हाँ मम्मी पापा बोल रहे हैं ठीक है हो जाएगा, ऐसे कुछ पता नहीं था कि होता क्या है, सिविल सर्वेंट्स होते क्या है, उनका काम क्या होता है। फिर जब कॉलेज में गए, हमारा कवरेज बढ़ा, लोगों से मिले जुले, फिर कभी जैसे कुछ फंक्शन वगैरह है वहां कोई ऑफिसर्स आ गए या जो भी देख करके फिर थोड़ा मोटिवेट हुए कि, और पता चला कि उनका काम होता क्या है, वो काम करते क्या है। पहले तो हम बस ऐसे ही बोल देते थे कि हाँ हमको सिविल सर्वेंट बनना है, कुछ पता होता नहीं था। तो उसके बाद जब पता चला सर कॉलेज में मुझे ग्रेजुएशन के दौरान, कि फिर मेरा इंटरेस्ट उधर गया कि ये एक ऐसा फील्ड है जो बहुत डाइवर्स है, जहाँ हमको डाइवर्स नॉलेज मिलता है। अगर मैं सिविल में ही रहती, इंजीनियरिंग में ही रहती, तो मैं एक सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ही रहता मेरा, उतना ही मेरा स्कोप हो पाता, उससे आगे मैं खुलकर इधर उधर फील्ड में नहीं जा सकती थी। लोगों के ग्राउंड रियलिटी से मैं दूर रहती, मैं बस अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यही सब में रहती। तो मुझे एक ऐसा फील्ड चाहिए था जो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स हो, जो मैं अपने नॉलेज को डिफरेंट डिफरेंट फील्ड पे अप्लाई कर सकूं। फिर वहां से मैंने सोचा कि नहीं, टेक्निकल छोड़ो, नॉन टेक्निकल पे जाओ और एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में ही जाना था। ये मेरा एक मोटिव था वहां से। फिर मैंने जब तक ये ठान लिया था कि जब तक मैं ये नहीं बनूंगी, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं घुसूंगी, या तो फिर मुझे UPSC क्लियर करके IAS बनना था, वो मुझे थोड़ा टफ लगा। तो मैंने 2016 तक तैयारी की उसकी, 15 16 17 मिड में मैंने फिर वो ड्रॉप करके इधर किया, CGPSC में जंप किया। मेरे कुछ दोस्त थे जो उन्होंने सिलेक्शन ले लिया था, तो मुझे फिर लगा कि हाँ मैं ये अप्रोचेबल है। और फील्ड तो सेम ही है सर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें जो फील्ड है, जो डेप्यूटी कलेक्टर का फील्ड है, वो एक थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, तो मैं फिर इसमें आई। बहुत बढ़िया। यानी कि मम्मी पापा की इच्छा तो बचपन से थी, आपकी इच्छा उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जब देखा कॉलेज में आई कॉलेज में आई तो देखा, ऑफिसर्स को देखा, फिर एक मन में भाव आया कि भाई अगर हम लोग जो प्रेजेंट मैंने एजुकेशन ली है उससे मैं बहुत सीमित रहूंगी, अपने ही फैमिली तक, अपने काम तक। लेकिन सिविल सेवा एक आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता है जहां से आप अपने साथ साथ जनता के लिए, लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इस भाव से आप सिविल सेवा से जुड़ी। बहुत बढ़िया। जी सर। 2017 से पहले भी आपने जिक्र किया कि मैं पहले UPSC की प्रिपरेशन भी कर रही थी, मन IAS बनने का था।
टफ लगा तो कोई एग्जाम दिया था यूपीएससी का इसलिए टफ लगा, या किसी के कहने कैसे आपको टफ लगा, फिर स्विच ऑफ करके इधर आप सीजीपीएससी में क्यों आ गए? सर मैं 2015 में लगभग मैंने पढ़ाई शुरू की यूपीएससी की, फिर जी 16 वाला मैंने अटेम्प्ट दिया, और 15 में भी दिया था पर वो ऐसे ही हाफ प्रिपरेशन के साथ दे दिया था। 16 में मैंने प्रिपेयर करके दिया, फिर 2 अटेम्प्ट दिए सर मैंने, मेरा नहीं निकल पाया प्री उस टाइम पे। ओके। फिर ऐसा था कि मतलब सजेस्ट किया दोस्तों ने भी और फिर फैमिली ने भी कि तुमको ये भी ट्राई करो साथ में, सिर्फ जी उसी को मत देखो, साथ में ये भी ट्राई करो। तो इसलिए सर मैं बोली कि हाँ, उससे पहले मैं सिर्फ यूपीएससी में ही फोकस कर रही थी और ओके। सीजीपीएससी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। उसके बाद फिर मैंने सीजीपीएससी 2017 में अपने कुछ दोस्तों से पूछा, उसके बाद वो इसकी प्रिपरेशन शुरू की। तो उसके बाद ऐसा था कि प्री मैंने दिया 2018 में, फिर मेंस भी दिया, ओके। मेंस में निकल गया, फिर इंटरव्यू का आया। भले ही मेरा रैंक बहुत पीछे था, 434 मेरा रैंक था, पर एक कॉन्फिडेंस आ गया सर कि नहीं, अब मैं अगर इसमें और अच्छे से पढ़ करके आगे करूंगी तो मैं ये क्रैक कर सकती हूँ। तो फिर मैंने इसमें ही फोकस किया सर, दो तरफ फिर मैंने ध्यान नहीं लगाया, क्योंकि थोड़ा तो अप्रोच अलग होता है यूपीएससी का और सीजीपीएससी का। तो मैं इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं थी कि दोनों एक साथ कर पाऊं, तो मैंने एक चूज किया, मैंने बोला पहले सीजीपीएससी कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या सिचुएशन है। तो फिर मैंने इसी के पीछे अपना टाइम लगाया तो सीजीपीएससी तो हो गया और अच्छे रैंक के साथ हो गया, और जो पद सर। चाहिए होता है वो मिल भी गया। इसके लिए तो पहले तो हाँ डायलॉग सर, मंच की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब थैंक यू सर। अब विषय, अब मन करेगा कि सीजीपीएससी से आगे बढ़ा जाए, थोड़ा यूपीएससी की ओर देखा जाए, अब मन कर रहा है? हाँ सर, ऐसे एट अ मोमेंट तो ऐसे मैं एंजॉय कर रही हूँ, बहुत ज्यादा रिलैक्स कर रही हूँ, क्योंकि बहुत साल हो गए पढ़ते हुए। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स स्टेज में, रिलैक्स मूड में हूँ मैं। उसके बाद देखते हैं, मतलब मन तो है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि स्टार्ट तो मैंने वहीं से किया था, और फिर से प्रिपेयर करेंगे, चलिए बहुत जब बहुत तक मैं थक शुभकामनाएं। ना जाऊं देखेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको डायलॉग मंच की ओर से और सभी एस्पिरेंट्स की ओर से, जिनके लिए आज आप प्रेरणा बनने वाले हैं, जिनको आप बहुत सारी बातें बताने वाले हैं, तो वो आपको विशेष करेंगे, उनकी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी इच्छा है थैंक कि यू अगली सर। बार हम आपका इंटरव्यू लें तो एक आईएएस का लें जो यूपीएससी क्वालिफाई हो। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमने बात की कि जब हमने पहला अटेम्प्ट दिया था तो उसमें रैंक काफी अच्छी नहीं आई थी, बहुत हाँ पीछे सर। रैंक थी। इस बार रैंक अच्छी आई है, डिप्टी कलेक्टर आपको मिल गया है। तो जो जी ये सर। सफर था, ये इतना करीब 300 नंबर का डिफरेंसेस जो था, इसको कैसे पाटा, इसको कैसे भरा? आपने कहा कि पहली बार कमी रह गई थी, कॉन्फिडेंस तो आ गया था, तो उस कॉन्फिडेंस के आने के बाद वो वीकनेस क्या थी जिन पर काम किया, उस बार ये कमाल हो गया, डिप्टी कलेक्टर मिल गया? सर पहले बार मैंने प्री प्रिलिमिनरी एग्जाम के कुछ दिन पहले ही अपना प्रिपरेशन शुरू किया था, तो मैंने प्री जी पर ही फोकस करके प्री निकाला था पहले। उसके ओके। बाद जब मेंस के लिए मेरे पास 4 महीने थे, तो उस समय मैं 4 महीने में जितना प्रिपेयर कर सकती थी उतना प्रिपेयर करके दी थी। तो वो बहुत ज्यादा तैयारी नहीं हुई थी कि 4 महीने में, फर्स्ट टाइम पे 4 महीने बहुत कम पड़ते हैं। तो उस वजह से मैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे छूट गए थे, हालांकि मैंने उस टाइम पे टेस्ट सीरीज लगाया था, पर उस टाइम थोड़ा पैटर्न अलग था सर। टेस्ट सीरीज जो मैंने लगाया था और जाकर वहां दिया, उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई और कुछ कुछ क्वेश्चंस मेरे रह गए, बहुत बड़े बड़े मार्क्स से क्वेश्चंस आते थे, तो उस समय मेरे छूट गए, राइटिंग स्पीड भी मेरी ज्यादा नहीं थी। फिर दूसरे बार जब 2018 हुआ सर, उस समय पैटर्न चेंज हो गया, छोटे छोटे ओके। क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ बिगर मार्क्स क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चन बहुत सारे, वो वाले पैटर्न शुरू हो गए। तो बिल्कुल। उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया और मुझे बहुत टाइम भी मिला। मेरे मेंस के बाद, फर्स्ट मेंस के बाद मैंने अपने नोट्स रेडी किए, क्योंकि उस टाइम पे नोट्स मेरे पास नहीं थे, मुझे जहां से मिल रहा था, जैसा भी मिल रहा था वैसे मैंने पढ़ लिया था। फिर दूसरे बहुत टाइम बढ़िया। मैंने अपने नोट्स बनाए, और सिलेबस का एक एक पॉइंट्स, मतलब सिलेबस तो चेंज हुआ ही था, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट स्टडी करके गई थी सर। और ये कोशिश था, क्योंकि पहली बार में तो पता था कि इतने सारे क्वेश्चंस छूटे हैं, अगर हमारे क्वेश्चंस छूट रहे हैं, पूरे बिल्कुल। मार्क्स हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं, तो मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आप आउट हो जाओगे। तो इसलिए मैंने इस बार ये सोचा था कि क्वेश्चंस तो कोई भी छोड़कर नहीं आते, जो बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, आपको नहीं आते, वो छूट रहा है तो ठीक है, पर जो आता है टाइम की कमी की वजह से वो छूट रहा है, तो ये सही नहीं है। तो क्वेश्चन मैंने पूरे अटेम्प्ट किए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की थी।
पर सेकंड टाइम में भी मेरा रैंक बहुत अच्छा नहीं आया, 200 आया था। ऐसे में मुझे कुछ कम मिल गए थे मार्क्स की वजह से। फिर उसको मैंने इस बार ऐसे में और ध्यान दिया, और लैंग्वेज जो पेपर था उसमें भी और बहुत अच्छे से किया, पूरा पढ़ा, तो वो फिर ऐसे हो गया सर। बाकी जो नॉर्मल जो जीएस के पेपर्स थे वो ठीक था सर, उसमें ज्यादा कुछ ऐसा अप्रोच काम नहीं आता है, उसमें नॉर्मल सभी पढ़ो सब हो जाता है। ये हिंदी मतलब जो लैंग्वेज का पेपर है और ऐसे का पेपर है, ये दो पेपर ऐसे हैं जिसमें आप स्कोर करके मार्क्स बढ़ा सकते हैं अपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी जो मुझे मन में विचार आया आपकी बात सुनकर, कि मैंने वैसे तो कोई कुछ काम अलग नहीं किया, बस मैंने एक इतना विचार किया कि मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेटर हुआ। बस मैंने यही काम किया कि मैंने बेटर करने का प्रयास किया कि पिछले से अच्छा करना है। और कहते हैं ना, कहाँ कमी रही उसको सुधार किया, और बेटर करते 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 आज यहाँ तक पहुंच गए। हम यही करेंगे कि आगे भी आप इसी तरह से बेटर करते रहें, और जो कमाल आपने यहाँ सीजीपीएससी में किया वो यूपीएससी में भी करें। दोस्तों, बड़ा अच्छे से बताया अभी ऋचा जी ने, कि ऋचा जी ने पूरा फोकस किया कि मेरी जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में जहाँ कमी रह गई थी उसको सेकंड अटेम्प्ट में ठीक किया। सेकंड अटेम्प्ट में जैसे एसए को लेकर कुछ इश्यूज रह गए थे तो एसए को अच्छे से प्रिपेयर किया, और फिर करके उन्होंने इस बार ये वाला रैंक ले लिया। अब सीजीपीएससी तो कुछ नहीं है, अब तो यूपीएससी देखना है। बहुत सुंदर। आ, आपको बड़ी चैलेंज क्या लगा इस पूरी परीक्षा के दौरान? जैसे हम लोग बात करें, आपका तीसरा अटेम्प्ट में ये हुआ है, तो एक लंबी प्रिपरेशन थी। 2015 से तो खैर आप 2 साल अपने यूपीएससी को दिए, लेकिन मानते अंतर है, तैयारी में डिफरेंसेस हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न अलग आता है। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वहां पर अलग तरीके से आता है। वहाँ ऑप्शनल भी होता है, यहाँ पर ऑप्शनल नहीं होता है, पैटर्न लगे। लेकिन एक अप्रोच तो एक सी है, कि एक हम मानेंगे कि अप्रोच एक मानसिक, भाई बुक्स मटेरियल तो वही पढ़ना है, पॉलिटी पढ़नी है तो वही आपको किताबें उठानी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी उठानी है। तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? क्योंकि 5-6 साल आपको सिविल सेवा की प्रिपरेशन में हो गया, तो आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या महसूस हुई? कि इस परीक्षा में एक सबसे बड़ी चैलेंज जो है हर एस्पिरेंट के सामने, मेरे हिसाब से ये रहता है। मुझे क्या लगता है सर, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कंसिस्टेंसी। बहुत बढ़िया। एग्जाम में सभी लोग घुसते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं, जी। पर सभी का सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्या पता मेरे से भी बहुत लोगों ने ज्यादा मेहनत किया होगा, पर किसी वजह से एग्जाम में जाकर के उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसके बाद हमने अपने पूरा ठीक है 100% दे दिया है, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जो जो डाउन सी फीलिंग आती है सर, कि मैंने अपना पूरा रख दिया निकाल करके, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये जो डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है कि नहीं अब नहीं होगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है सर। आपको बहुत बढ़िया। ये होना चाहिए कि सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ेंगे, कुछ तो गलती होगी हमारी, फिर से उसको ठीक करेंगे और फिर से एग्जाम देंगे। तो मेरा ये कहना है, एग्जाम हर कोई क्लियर कर सकता है जब तक वो उसको छोड़ेगा नहीं। अगर वो बिल्कुल। उसके पीछे लगा हुआ है तो एग्जाम तो जरूर क्लियर होगा। आप थको नहीं, आप छोड़ो नहीं, एग्जाम जरूर क्लियर होगा। मैं क्लियर कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है सर, मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ अपने स्कूल लाइफ पे। कॉलेज में तो थोड़ा पढ़ लेती थी बस, पर वो सिर्फ पढ़ करके लिखना है वाला था, नॉलेज तो बस ऐसे ही था। तो मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ने लिखने वाली बच्ची नहीं हूँ, पर यहाँ आकर एक तो ये इतना इंटरेस्टिंग था ये फील्ड, यहाँ पढ़ने में इंटरेस्ट आता था, तो इसलिए मुझे पढ़ने का मन करता था। और नहीं हुआ सिलेक्शन तो कोई बात नहीं, बहुत से लोगों का फोन आएगा, अरे नहीं हुआ, ठीक है अब कोई और एग्जाम देख लो, कोई और एग्जाम दे दो। तो ये है एक चैलेंज जिसको आपको फेस करना पड़ेगा, और उनको बस एक कान से सुनो, आप दूसरे कान से निकालो। आपको जो करना है उसी में फोकस करो, अपने आप को बेटर करो, तो आप जरूर सिलेक्शन ले सकते हो। बहुत बढ़िया। देखिए, कितनी अच्छी बात की कि निरंतरता, यानी कि रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी आपकी रहनी चाहिए। क्योंकि होता है, जब से असफलताएं हाथ लगती हैं या असफलताएं आने लगती हैं, तो अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपना जो व्यक्तित्व है, वो थोड़ा सा डगमग हो जाता है। उसी समय अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी पर्सनैलिटी को संभाल लिया, तो आप बन जाएंगे। सिंपल सा मंत्र ये है। तो उस समय जब आप डगमगाएं, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उस समय बहुत सी बातें सुनेंगे, कोई कहेगा तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, इसमें नहीं हो पा रहा तो वो कर लो। तो उसमें उनकी बातें प्रभावित करने लगती हैं कि हाँ, हो सकता है कि मैं इसके लिए ना बना हूं। तो लेकिन आपको उस समय अपना विश्वास बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, और आप ये काम कर जाएंगे। कोई तनाव लेने वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। दीजिए जी, आपने चुनौती के बारे में बात की। आपका सबसे
प्लस पॉइंट क्या रहा? जैसे समझ तो गए हम कि भाई लगे रहो, डटे रहना है, लेकिन कोई और ऐसी चीज या कोई आपके जीवन में कोई व्यक्तित्व ऐसा, चाहे वो गार्जियन की बात करें या हम कोई फ्रेंड्स की बात करें, कोई अध्यापक आपके जीवन में हो जिन्होंने आपको लगातार मोटिवेट किया कि नहीं रीचा, आई एम विद यू, कोई टेंशन होगी हम तुम्हारा साथ देंगे, तो इस तरह का होता है। तो क्या कोई नींव है रीचा की? रीचा तो एक बिल्डिंग हो गई, एक इमारत को सब देख रहे हैं, तो नींव में कौन है रीचा की? रीचा किसी का नाम लेना चाहे तो ले सकते हैं। सर ऑब्वियसली पेरेंट्स तो होते ही है, मम्मी पापा होते हैं। अगर मम्मी पापा का साथ नहीं होता तो मैं इतने जी। दूर पहुंच ही नहीं पाती। जो सोसाइटी का प्रेशर होता है, क्योंकि एज भी आ जाती है तो फिर शादी करो या फिर ऐसा वैसा कुछ कुछ होने लगता है। पर मेरे तक ये बात कभी नहीं आई, मेरे मम्मी पापा तक भी आई होगी तो मुझे नहीं पता। मुझे कभी ये प्रेशर नहीं था। मुझे हमेशा पापा ये कहते थे, बेटा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, अच्छा आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो तुमको नर्वस नहीं होना है। मतलब एक थे वो मुझे साथ खड़े रहते थे मेरे हर सिचुएशन में। तो मम्मी पापा तो है ही, दोस्त है मेरे, कुछ कोच टीचर्स भी हैं, दोस्त दोस्त जो साथ में तैयारी कर रहे थे, शशांक राम टेके है जो मेरा दोस्त है, हम दोनों मतलब साथ में ही प्रिपरेशन शुरू किए थे, वो भी है अभी पोस्ट पे। तो हम लोग रोज एक दूसरे से बात करते थे कि हाँ आज ये पढ़ा है, आज वो पढ़ा है, तो एक कन्वर्सेशन होता रहता था नॉर्मल। और हर हाँ तू ये पढ़ लिया है, अरे हाँ मैं ये पढ़ रही हूँ, मतलब एक रहता था सर कि हाँ हम दोनों आज ये कर लेंगे, ऐसा ऐसा साथ में हम लोग पढ़ते थे। और भी दोस्त है मेरे, जो एक ग्रुप रहता था। वैसे ग्रुप स्टडी मैं नहीं करती थी, लेकिन फोन में हम कन्वर्सेशन करते थे कि क्या हमारा कंप्लीट हो गया है, एग्जाम में कितने दिन है और ये सब। सर एक है मुझे जो गाइड करते थे, संदीप दुबे सर है, वो बहुत अच्छे से मुझे गाइड किए प्री के लिए, मेंस के लिए। उनका ये कहना था तुम प्री प्रिपेयर करके चले जाओ, मेंस अगर दे दिए सर तो कोई भी मेंस दे दिया उसको फिर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो इंटरव्यू भी क्लियर कर लेगा। बस वो पुश करते थे हमको कि तुम मेंस तक जाओ, उसके बाद तो तुम अपने आप पूरा नैया पार लगा लोगे। तो ऐसा वाला था सर। बाकी तो और भी पूरे फैमिली मेंबर्स हैं, जो मेरे भाई बहन, सबका सपोर्ट रहा है। सपोर्ट तो सभी का रहा है, तभी मतलब मेरी मेहनत तो है ही, पर जो बाकी लोगों का सपोर्ट है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी था। वो था तभी मैं आज ये अचीव कर पाई। बहुत बढ़िया। एक्चुअली होता भी यही है कि मूवी पे हम लोग एक्टर और एक्ट्रेस को देखते हैं मूवी के अंदर, लेकिन उस पर्दे के पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है, और वो मेहनत वाकई में काम की होती है, तभी वो एक्टर कुछ कर पाता है, एक्ट्रेस कुछ कर पाती है। चलिए बहुत अच्छा। हम थोड़ा सा बात करें सिलसिलेवार इस परीक्षा के बारे में, प्री से लेके मुख्य परीक्षा इंटरव्यू तक की बात करें। प्री को लेकर जैसे अभी आपने जिक्र भी किया कि आपके टीचर थे, आपको मोटिवेट करते थे प्री के लिए। प्री के लिए आपकी खास स्ट्रेटजी क्या थी? क्योंकि सीजीपीएससी में आपका प्री कभी नहीं रुका, यूपीएससी की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो सीजी नहीं रुका, तो प्री के लिए आपके क्या स्ट्रेटजी है जो प्री हमेशा आप निकालते चले गए? प्री के लिए सर ऐसे मेरे नोट्स रेडी थे प्री के लिए, जो जी। मैंने खुद से प्रिपेयर किए थे सर के हेल्प से। और जी। बुक्स थे जो ऑथेंटिक बुक्स, जो वैसे छत्तीसगढ़ में हम ना ऑथेंटिक बुक्स नहीं बोल सकते सर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बुक्स में गलतियां होती है। ओके। और किसी बुक में कुछ गलती है, किसी बुक में, तो मैं जनरली दो बुक रेफर करती थी। और जी। जिसमें डाउट लगता था कि नहीं कौन से वाले क्वेश्चन सही है, मतलब कौन सा जो दिया हुआ है इसमें सही है, अगर दो बुक अगेंस्ट में कुछ, एक बुक कुछ और कह रहा है, एक बुक कुछ और, तो हम लोग दोस्तों से पूछ लेते थे। या फिर कभी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं उसमें से कुछ निकल जाता था, या पुराने टेस्ट पेपर्स हैं सीजीपीएससी के, पुराने एग्जाम्स के, वो सब बिल्कुल। देख के उसको करेक्ट कर लेते थे, ताकि ये ना हो कि ओके। एग्जाम में जाए और आपको वो क्वेश्चन आता है और वो गलत है, मतलब गलत आपको हो जाए। गलत वाली चीजें पता है, तो ये नहीं, हम उसको सही करते थे। हर साल नोट्स अपडेट कर लेती थी सर, मैं पुराने नोट्स ही अपने पढ़कर नहीं जाती थी। जो जी। कुछ भी नया एग्जाम में आया है, या एफबी के थ्रू या ऑनलाइन कहीं मटेरियल से मुझे कुछ नई चीजें मिल रही है, वो मैं उसमें ऐड कर लेती थी। हर साल इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छे से करके जाती थी। तो ये इतना मैं हर साल करके जाती थी, और हर साल कुछ नया ऐड करके जाती थी, वही स्टैटिक अपना नोट्स नहीं पढ़ के जाती थी, हर साल कुछ नया ऐड करके। इस वजह से मुझे लगता है कि मेरा हर साल प्री निकला है। और फिर मेंस, प्री का तो हो गया सर, इतना ही था। बिल्कुल। देखिए कितना अच्छी बात बोली रिचा जी ने कि मैं कभी ये नहीं कि हर एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो स्टैटिक अपना पढ़ा, उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते हैं, तो ऐड ऑन में हम करंट अफेयर्स को तो अच्छे से ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे हमने हाँ इकोनॉमिकल सर। सर्वे की बात की, बजट की बात की, तो ये तो हर साल नया ही होता है, तो उसका ऐड ऑन करना होता है। तो अपने एक नोट्स आपने बना लिए,
उस नोट्स में आप करंट अफेयर्स की जो चीजें आते हैं उसमें ऐड ऑन करते रहें, आपका नोट्स भी अपडेट होता रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपका पीली कभी रुकेगा नहीं। मुख्य परीक्षा की बात करें, मेंस की बात करें, मेंस के बारे में थोड़ा बताइए, मेंस का आपने कैसे किया? हाँ सर, मैं पेपर वाइज बताऊं, 1 से बिल्कुल लेकर बिल्कुल 7 तक। बिल्कुल बिल्कुल। पेपर 1 जो था सर, वो मेरे लिए टफेस्ट था, सबसे ज्यादा मुझे ओके। उसमें परेशानी होती थी। उसमें जी। हिंदी लैंग्वेज था, वो बहुत ही ज्यादा टफ था। मैं यहाँ तक कि उसके, जब मैं पहली बार पेपर दी थी मेंस का, तो मुझे शर्मा का भी स्पेलिंग, वहां मैं कंफ्यूज थी सर कि शर्मा लिखते कैसे है, मतलब हिंदी मैं 8th तक पढ़ी हूँ सर, नहीं ठीक है। 10th तक पढ़ी हूँ। उसके ओके। बाद से हिंदी से ऐसे दूरी बन गई कि वो, और न्यूज़पेपर भी मैं हिंदी वाले प्रेफर नहीं करती थी, तो मुझे बहुत दिक्कत थी उसमें। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनको दिक्कत होती है, वो लिख करके एक एक, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी साहित्यकार का नाम है, तो वो जस्ट पेपर पेन में बगल में लिख कर देख लीजिए कि आप सही लिख रहे हैं कि नहीं। क्योंकि पहली बार में मेरे बहुत सारे मार्क्स इसी में कट गए थे, क्योंकि मैं वहां गलत मात्रा लगा कर आई थी। इसमें मात्रा बहुत जरूरी है, तो लिख लिख करके देखिए। ये मैंने सर प्रशांत दुबे की बुक आती है, उनसे पढ़कर, वो वाली बुक पढ़कर गई थी हिंदी के लिए। वो काफी है, उसमें बहुत ज्यादा पर्यायवाची ही हो गया और विलोम शब्द, ये बहुत सारे रहते हैं सर, 500-500 कई के बुक्स में 400-400, इतने पढ़कर जाना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो वो ऐसे बुक थी जिसमें थोड़े थोड़े मतलब 100-150 जो इम्पोर्टेंट्स है वो लिखे हुए थे। तो वो बुक को ऐसे पढ़ो कि उसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो ना छूटे। वो बहुत बुक बढ़िया। मैंने हिंदी का उससे कर लिया। छत्तीसगढ़ की सर विनय कुमार पाठक की बुक आती है यहाँ, और ये सारा चीज इससे पढ़ना नहीं पड़ता है, कुछ कुछ चीजें जो सिलेबस में दी हुई है उससे सेलेक्ट करके पढ़ लो, वो सफिशिएंट था। और इंग्लिश के लिए भी बुक्स आती है सर, इंग्लिश में ज्यादा फोकस नहीं इश्यू करना नहीं होगा। पड़ता उसमें। जी। टेस्ट पेपर्स देखकर ही आप ऑनलाइन उसके स्टडी मटेरियल निकाल सकते हैं कि कैसे पेपर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये नेट से देख करके निकाल लीजिए और उससे पढ़ लीजिए। तो इतना मैंने उससे किया था। बहुत बढ़िया। फिर हिस्ट्री और सेकंड पेपर जो आ गया ऐसे, ऐसे में सर पिछले बार मुझे बहुत कम मार्क्स मिल गए थे, 93 मार्क्स मिले थे मुझे, जिसकी ओके। वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मतलब मेरा 239 रैंक था, और मैं 239th नंबर पे थी, जिसको सबसे कम मार्क्स मिला था 93। बाकी सबका 115 एवरेज जाता है उसमें। तो फिर वो मैंने आरटीआई से पेपर निकलवाया, और वो देखा साथ में अपने एक फ्रेंड के साथ बैठकर, और फिर देखा कि उसमें मेरी ये गलती थी कि जो हमारे ऐसे का सिलेबस दिया हुआ है सीजीपीएससी ने, जी। उसमें पर्टिकुलर हर एक चीज लिखा हुआ है कि आपको स्पेसिफिक डेटास लिखने हैं, करंट उसका सिचुएशन लिखना है, उसके प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं वो लिखने हैं, और उसका बिल्कुल सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है। तो ये बिल्कुल। मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करके नहीं गई थी पहली बार पे, इसलिए मुझे दिक्कत हुई। दूसरी बार पे मैंने ये देखा अच्छे से, फिर मुझे कुछ गलतियां नजर आई ऐसे में कि मेरी क्या गलतियां थी, वो मैंने ठीक किया दूसरी बार। इंडिया के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मैंने डेटा एंड फिगर्स निकाले नेट की मदद से। और मैं सर एफबी के कुछ कुछ ऐसे पेजेस लाइक करके रखी थी, जैसे सीएमओ हो गया, और योजना जैसे गवर्नमेंट मनरेगा हो गया, डीपीआर वगैरह हो गया। एफबी गवर्नमेंट में मैं स्कूल। इस चीज में एक्टिव रहती थी कि गवर्नमेंट के साइट्स लाइक करके रख लो। वो जो भी नए नए डेटास आते हैं और जो योजना होती है सर, उसके जो मेन मेन पॉइंट्स रहते हैं, वो उन लोग एकदम हाईलाइट करके डालते रहते हैं बीच बीच में एफबी पे। बहुत बढ़िया तो बहुत वहां से बढ़िया। मैं वो नोट कर लेती थी, कोई भी स्कीम आ रही है, इससे कितने किसानों को लाभ हुआ है, कितने किसानों के में भुगतान हुआ है, कितना भुगतान हुआ है, ये सब भी। ये फैक्ट्स ऐसे हैं सर कि आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जैसा मेरे एक सर है वो कहते थे कि ये फैक्ट्स ऐसे हैं जैसे खीर में आप काजू डाल दियो बस, मतलब खीर तो सब बनाते हैं, कोई इसमें काजू बहुत डाल बढ़िया। देता है कोई नहीं, तो ये ऐसे थे। तो अगर आप लिख रहे हो, डाल रहे हो ये सब चीजें, तो एक थोड़ा सा तो हाईलाइट होगा आपका क्वेश्चन बिल्कुल आंसर बाकी लोगों से। तो वो सब फैक्ट्स मैं नोट करके रख लेती थी कॉपी में, इंडिया के लिए अलग और छत्तीसगढ़ के लिए अलग। फिर वो, बिल्कुल। और कोट्स वगैरह जो मैं है वो भी नोट करके रख लेती थी, क्योंकि बहुत सारे कोट्स एक साथ पढ़ के जाओ तो याद नहीं रहता था, कोई सा भी नॉर्मल नॉर्मल ही याद रह पाता था, जो स्पेसिफिक कोट्स है वो थोड़े याद करके चले जाओ। और बहुत फिर बढ़िया। वहां अलग अलग बॉडी में क्या क्या लिखना है आपको, जैसे इंट्रोडक्शन शुरू किया है कोट से कर लिए, या फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स, या छोटी सी शॉर्ट स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, ऐसे ऐसे शुरू करके फिर उस योजना हो गया या कुछ कुछ भी टॉपिक आया है,
जैसे कोई योजना आई है सरकार की, तो वो क्यों, क्या आशय है सरकार का उसके पीछे, क्यों शुरू किया गया है वो चीज, उसके बाद अभी वो कैसा चल रहा है, क्या क्या प्रावधान है, बजट में क्या प्रावधान है, अभी करंट में क्या हुआ है, प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस क्या आ रहे हैं उसमें, उसको स्कीम को और कैसे ज्यादा हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। फिर और उस जो आपने चैलेंजेस बताया है, पहले उसके पॉजिटिव भी लिखिए कि क्यों क्यों बहुत सारे उससे जो लाभ मिल रहे हैं किसानों को या जो भी वो सब, उसके बाद चैलेंजेस आ रहे हैं वो, और उसके बाद से सॉल्यूशन भी प्रेजेंट करना है आपको अपनी तरफ से कि इसमें और क्या अच्छा किया जा सकता है। तो मैंने ये करके रखा था कि सारे ऐसे में ये आपको 3-4 चीजें तो डालनी है पॉजिटिव, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उनमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं और सॉल्यूशन। तो ये मैं थोड़ा डिवाइड करती थी सर कि ये सब चीज तो उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, और बहुत डाइवर्स, जैसे इकोनॉमिकली उसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्या है, और ज्योग्राफी में क्या है, मतलब थोड़ा सा रिलेट करके थोड़ा डाइवर्स पॉइंट उसमें ऐड कर दो तो उससे अच्छा हो जाता है ऐसे। तो वो मेरा सेकंड पेपर था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम सेकंड पेपर के बाद जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन पेपर, उनको हाँ थोड़ा हाँ बताइए, उनके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, फिर थर्ड पेपर है हमारा हिस्ट्री और छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, जी। पबैट और पॉलिटी। तो हिस्ट्री के लिए तो सर मैंने वो स्पेक्ट्रम की ही बुक पढ़ी थी, पर वो जो है ऐसे ऑफ टाइम पे, मतलब जब एग्जाम नहीं आने वाला रहता था, थोड़ा दूर रहता था, तब मैं वो पढ़ती थी ओके। कि हाँ ऐसे कहानी जैसे एक हमको पता होना चाहिए, ऐसे पढ़ती थी, बिल्कुल। बहुत उसमें घुस करके एक एक पॉइंट ऐसे याद करने हैं ईयर, ऐसे नहीं पढ़ती थी, नॉर्मली उसको मैं पढ़ती थी। फिर जब एग्जाम आता था सर, उसके लिए जो मेरे प्री वाले नोट्स थे, मैं उससे पढ़ के जाती थी हिस्ट्री, क्योंकि आपने साल भर तो वो पढ़ लिया जो नॉर्मल बिल्कुल। आपको कहानी जैसे पता होना चाहिए, और कुछ चीजें वहां जा करके एग्जैक्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट पता होने चाहिए। तो बिल्कुल। उसके लिए मैं अपने नोट्स थे मेरे, उससे पढ़ती थी। पॉलिटी के लिए भी लक्ष्मीकांत, वही ऑफ सीजन में मतलब जब एग्जाम थोड़े दूर है तब मैं लक्ष्मीकांत पढ़ती थी। और जब बहुत एग्जाम बढ़िया। पास आ जाता था, जब मुझे थोड़े आर्टिकल्स याद होने चाहिए, क्योंकि उसमें आर्टिकल्स तो याद होने चाहिए सर, क्योंकि वो तो लिखना पड़ता है और उसके क्या क्या उसमें प्रोविजन है वो सब भी, तो वो पॉइंट वाइज भी मैं फिर अपने प्री के नोट्स से कर लेती थी, पॉलिटी में भी। और ओके। पब एड की तो यहाँ बुक आती है मार्केट में, उससे ले करके मैंने अपने नोट्स उसके भी रेडी कर लिए थे, पॉइंट वाइज नहीं। उससे सेकंड जो पोर्शन था वो हो गया। थर्ड जो छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री था सर, वो भी मैं प्री में जो पढ़ के जाती थी, वो ही मैं मेंस में भी पढ़कर जाती थी, वो उससे हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं हिस्ट्री में छत्तीसगढ़ से, कुछ ज्यादा एनालिटिकल नहीं रहता है, तो वो उसमें हो जाता है। थर्ड पेपर ऐसा हो गया। फोर्थ सर साइंस, साइंस मैथ्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो फर्स्ट साइंस का पेपर था, वो छत्तीसगढ़ बोर्ड की बुक आती है छत्तीसगढ़ में, इंग्लिश वाले मीडियम में उसमें बहुत गलतियां हैं। पहली बार मैंने फर्स्ट 2 टाइम मैंने उसी से पढ़ा था, बहुत खराब था, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें ऐड करके उसको पूरा भर के पूरा खराब कर दिया था, मैं खुद नहीं पढ़ पाती थी उसको बाद में। फिर सर इस बार मैंने ये किया कि उसको बेसिस लेकर के मैंने उसके अपने नए नोट्स बनाए थे खुद से, हैंड रिटन, क्योंकि इस बहुत समय बढ़िया। कोरोना और लॉकडाउन था, तो उस समय टाइम बहुत मिल गया था, तो उस समय मैंने ये किया कि उसका मैंने अपना नोट्स रेडी कर लिया। बेस वही था 10th की बुक, उसी को देख करके, और जो मुझे कुछ ऐड करने हैं नेट से देख करके मैं ऐड कर लेती थी, और जो प्रिंट आउट निकल सकता था उसके सीधे प्रिंट आउट निकलवा करके मैं नोट्स बना के उसका स्पाइरल बाइंडिंग करवा के उसको रख लेती थी। ज्यादा बहुत बढ़िया। ऐसा है नोट्स बनाने के टाइम भी, अगर आप नेट से देख करके नोट्स बना रहे हो तो कोशिश बिल्कुल। करो कि उसको आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए और प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल है इस चीज में। कोई लोग कैसा रहता है, नहीं हम लिख के बनाएंगे तो याद होगा, पर मुझे ऐसा लगता है सारे के नोट्स ऐसे बनाने में बहुत टाइम टेकिंग है, तो आप प्रिंट आउट निकलवा के उसका स्पाइरल बाइंडिंग करवा लीजिए, वो नोट्स बहुत अच्छे रहते हैं। और बीच बीच में पेजेस छोड़ दीजिए ताकि आपको कुछ नया पॉइंट इन फ्यूचर मिल रहा है उसको आप वहां पर ऐड कर सकते। तो बहुत बढ़िया। फर्स्ट पोर्शन का ऐसे किया था। मैथ्स का सर जो 10th क्लास की ही बुक आती है, और एप्टीट्यूड नॉर्मल जो रहता है मैं यूट्यूब से देख करके कर ली थी। बिल्कुल। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है, उसके लिए भी मैंने एक एक टॉपिक जो दिया हुआ है सिलेबस में, वो सीधे कॉपी करके पेस्ट करती थी मैं गूगल पे जाकर, उसके ओके। जितने भी मटेरियल्स आते थे उसमें से मैं सबको ओपन करके देखती थी कि इसमें से बेस्ट कौन सा है। बहुत जैसे बढ़िया। दृष्टि आईएएस का आ गया, बायजूस का आ गया, कोई भी टॉपिक लिख रहे हो उसके लास्ट में पीएससी लिख दो या यूपीएससी लिख दो, तो बहुत सारे आ जाते हैं। फिर उसमें बहुत से जो बढ़िया। भी बेस्ट है
वो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसके भी स्पाइरल बाइंडिंग करवा के फिर मैं वो रख ली थी, वो पढ़ के जाती थी मैं। 4th पेपर मेरा इससे हो गया। 5th वाला जो था इकोनॉमिक्स, मैथ्स और ज्योग्राफी का सेक्शन, नहीं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और ये छत्तीसगढ़ इंडिया का ज्योग्राफी दोनों। तो इकोनॉमिक्स का बहुत टफ था सर शुरू में, कहाँ से पढ़े क्या पढ़े नहीं समझ आता था। सबसे पहले तो मैं मैकबुक ली, मैकबुक से पढ़ती थी, पर वो बहुत ज्यादा लगता था, इतना ज्यादा कैसे पढ़ के जाए, क्योंकि फिर छत्तीसगढ़ का भी उसमें इकोनॉमिक्स आता था। तो ऐसा लगता था कि थोड़े पोर्शन के लिए इतना सारा क्यों पढ़ कर जाए, मतलब टाइम वेस्ट जैसा फील होता था। मतलब एग्जाम टाइम पे आप जितना शॉर्ट, जितना क्रिस्प आप पढ़ के जाओगे उतना अच्छा ना सर, बहुत सारे टाइम नहीं रहते। तो पहले बार में तो मैं ऐसे से पढ़ा, फिर दूसरे बार में एक डेली आइस की बुक आती है, वो मैंने प्रेफर किया था, पर उसके साथ में बहुत सारी चीजें अलग से ऐड की थी मैं नेट से देख करके, जो मुझे बहुत लग बढ़िया। रहा था कि ये बुक में अवेलेबल नहीं है और मुझे पढ़ना चाहिए, तो वो मैंने ऐड करके इकोनॉमिक्स उससे रेडी किया था। इकोनॉमिक बहुत सर्वे उसके लिए मैंने पढ़ा था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे कर लिया तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो जाएगा। और ओके। ज्योग्राफी इंडिया की पेरियार पब्लिकेशन की बुक आती है, वो मैं वही ऑफ सीजन में पढ़ती थी, जब बहुत दूर रहता था एग्जाम, उस टाइम पे पढ़ती थी। पर जब एग्जाम पास आ जाता था तो उसके लिए भी दिल्ली आईएएस की एक नोट्स आती थी नॉर्मल, जी। एकदम फोटोकॉपी वाली, उससे मैं पढ़ी थी। वो भी बहुत अच्छी तो नहीं थी, पर अगर आपने पेरियार पढ़ लिया है तो लास्ट मोमेंट में देखने के लिए वो ठीक था। बढ़िया उसमें बढ़िया। से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो आते नहीं, जैसे 50 मार्क्स का था वो। और जो लास्ट वाला छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी था, वो मैंने वही पढ़ा जो प्री में पढ़ा है। ये जो बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ के पोर्शन है सर, जितने भी पेपर में, एक ट्राइब्स वाला पोर्शन है, एक ज्योग्राफी है और एक हिस्ट्री है, ये जो आप प्री में पढ़ करके जा रहे हैं वही पढ़ने से हो जाएगा, उसके लिए और कुछ दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया। ये 5th तो पेपर हो गया सर। जी जी, अब 6th भी 6 और मतलब 7 बताओ रह सर, गए। 6th, हाँ। हाँ, अब 6th और 7th ऐसे पेपर, कीजिएगा। हाँ 6th पेपर सर नया ऐड हुआ था लास्ट ईयर, तो जी उसमें फिलोसफी, सोशियोलॉजी और ट्राइबल वाला छत्तीसगढ़ का पोर्शन था। तो ट्राइबल छत्तीसगढ़ पोर्शन का तो प्री वाला जो मैंने पढ़ा था वही जी। पढ़ लिया था, उसमें ज्यादा ओके। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, और नॉर्मल जो आपका नॉलेज रहता है उससे भी क्वेश्चन आता है एक बार, क्योंकि मैं, मुझे याद है सर, एक रखिया रखिया के बारे में क्वेश्चन आया था 2017 में। तो वो ऐसे बुक में नहीं लिखा रहता है सर, अगर आप छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, यहाँ की खान पान वेशभूषा सब जान रहे हैं, तो आपके बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। तो बहुत रखिया बढ़िया। का यूज और ऐसे कुछ कुछ आया था, तो उससे बड़ी वगैरह बनती है यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो वो हमने लिख दिया था। तो उसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं उसमें। और फिलोसफी सर पतंजलि आईएएस की ऑप्शनल की क्लासेस रहती है, जो उसके बुक्स आते हैं, तो बहुत बढ़िया। उसको मैं ऑनलाइन देख करके, ऑनलाइन अवेलेबल है वो नेट पे, वहां से देख करके उसके लिए अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे खुद से, क्योंकि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी में, पर हमको यहाँ ऑप्शनल नहीं, ऐसे 75 मार्क्स के आते हैं, तो पूरा तो हम उससे नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल नहीं है उतना पढ़ना। बहुत तो उसके छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको लग रहे हैं, और फिलोसफी में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं सर, जैसे एपिस्टेमोलॉजी और एंसलम की ऑन्टोलॉजिकल थ्योरी, ऐसा कुछ कुछ, मतलब सीधे आपके ये चाणक्य है और अर्थशास्त्र मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कर्मयोग क्या है, बिल्कुल स्थितप्रज्ञ क्या है, थ्योरी ऑफ कॉसेशन क्या है। तो बिल्कुल। इसमें ज्यादा घुसने की अपने को बहुत डीप डीप स्टडी की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सीधे टॉपिक्स देखिए, उसको बहुत नोट करिए, और उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि फिलोसफी ऐसा था जो मुझे बहुत टफ लगता था, क्योंकि समझ आता नहीं था। पहली बार में तो मैंने सिर्फ नोट्स अपने जो रेडी करके गई थी उससे पढ़ी थी। पर ये रहता है ना सर, नोट्स तो हम, वो सब्जेक्ट ऐसा है कि हमको वो बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, तभी हम वहां जाकर के उसको लिख पाएंगे। जब बहुत तक हम बढ़िया। समझ नहीं आया है, वो ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि आप यहाँ पढ़ के गए और वहां जाकर के वही चीज लिख दिए, वो नहीं हो पाता है। तो दूसरी बार मैंने इस बार ये किया था सर कि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल थे, तो वो बिल्कुल जी। जो फिलोसफी के लिए जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, पहले तो आप नोट्स मैंने प्रिपेयर किया था, उसके बाद जो नोट्स पढ़कर भी समझ नहीं आ रही थी कुछ कुछ चीजें, मैं यूट्यूब जी से हेल्प लेकर के वहां से अच्छे से समझ लेती थी। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, जो आपको बेस्ट लग रहा है वो देख लीजिए,
और उसका एक सार आप समझ लीजिए, एक समरी कि वो है क्या एक्चुअली में, वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो वो वहां से पढ़ करके शब्दों में मैं अपने समझने के लिए वहां नोट कर लेती थी। तो ये फिलॉसफी ऐसे हुआ सर। और सोशियोलॉजी था, सोशियोलॉजी का मैंने जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी को नेट पे पेस्ट करके, उसको सर्च करके, जो भी उसमें कंटेंट आ रहे थे, जो बेस्ट लग रहे थे मुझे, जो मैं रीड कर पा रही थी, मैं जनरली ऐसे नोट्स देखती थी जो पॉइंट वाइज हो, क्योंकि पैराग्राफ वाले तो याद नहीं होते थे। पैराग्राफ में भी दिया है, उसको तोड़ करके मैं अपने हिसाब से पॉइंट में कन्वर्ट करके फिर उसका वही प्रिंट आउट निकलवा कर स्पाइरल बाइंडिंग, और वो मेरा वैसा नोट्स रेडी हो गया। सोशियोलॉजी फिलोसफी के लिए, दोनों के लिए मैंने नोट्स रेडी किए थे। और जो पेपर 7 है सर, उस टाइम पे एमपीपीएससी में थोड़ा सा पैटर्न था पेपर 7 वाला, उसमें भी आता था। तो मैं एमपीपीएससी की वीडियोस देख करके कुछ कुछ वहां से मैंने प्रिपेयर किए अपने नोट्स। जो बहुत सारे लॉज हैं इंडिया के, वो सीधे मतलब जो ओरिजिनल लॉज होते हैं वहां से देख करके थोड़ा बहुत सेक्शन ऊपर ऊपर के नोट करके, वैसे मैंने उसको, हैंड रिटन थे वो भी मेरे नोट्स, वो भी मैंने अपने से प्रिपेयर किया नेट की हेल्प से। और जो सेकंड पोर्शन था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने नेट से ही देख करके प्रिपेयर किया। बहुत सारे बायजूस और ये सब के बहुत सारे आपको मिल जाते हैं उसमें, दृष्टि, IAS, ये सब जो भी आपको बेस्ट लग रहा है वो देख लो। और जो और आपको ऐड करना है कहीं से वीडियो से, तो वहां पर हाथ से लिख लीजिए, हैंड रिटन कर लीजिए, वो उससे उससे रेडी हो जाता है। अभी तो बहुत सारे बुक्स आने लग गया मार्केट में, पर मेरे लिए ऐसा था, इस साल भी मैं बुक्स लेकर आई थी कि कुछ जो होगा, जो मुझे जो रह गया होगा, अभी कुछ नए ऑर्गेनाइजेशन इस बुक में मिल जाएंगे, तो वो भी मैं अपने उसी नोट्स में ऐड कर लेती थी। ये नहीं कि आपको दो एग्जाम टाइम पे फिर दो बुक देखना पड़ रहा है, एक आपके खुद के नोट्स, फिर एक और बुक कि हाँ इससे नई चीजें पढ़नी है। ऐसा ना करे तो ज्यादा अच्छा है। जो भी आपको पढ़ना है वो एक जगह पर ही हो, वही बेस्ट है, क्योंकि दो जगह से पढ़ोगे भूलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एक जगह पर ही उसको नोट कर लो। और स्पोर्ट्स वाला बहुत टफ था सर मेरे लिए। स्पोर्ट्स से तो हूँ मैं रिलेटेड, मैं बचपन में स्पोर्ट्स कंपटीशन और ये सब में बहुत पार्ट लेती थी, लेकिन इसमें क्रिकेट और फुटबॉल से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिससे मैं बिल्कुल भी दूर रहती थी ना। मैं क्रिकेट का भी मैच देखती थी, तो जो मैच देखते होंगे सर उनके लिए तो बहुत आसानी से बन जाएगा फुटबॉल और ये क्रिकेट ये सब चीजें। और इस बार क्या हुआ था, 2019 वाले पेपर में करंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे थोड़े, कि कोविड के टाइम पे कौन कौन से आपके स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुए हैं। तो ये सब थोड़ा इजी लगा मुझे, तो इस बार मैंने अटेम्प्ट कर लिया था। स्पोर्ट्स में एज सच मैं कहूंगी कि आप जितना हो सके उतना उसके बारे में न्यूज पढ़िए, उसके बारे में उसको देखिए, टीवी में कोई मैच आ रहा है उस पर इंटरेस्ट लीजिए तो बनेगा। उसका कोई प्रॉपर नोट्स पढ़कर जाओगे और उससे आएगा ऐसा नहीं है। जो बेसिक चीज है वो देख सकते हो, उसके ऑर्गेनाइजेशन ओलंपिक का, और मेन मेन जो फुटबॉल कंपटीशन है, ग्रैंड्स हैं, और स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, ये सब कर लीजिए। जो बेसिक है जो आपको पता होना ही चाहिए। फिर बाकी तो ऐसा है कि अब आपको अपने नॉलेज से बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, ऐसा है वो। और जो उसका लास्ट वाला पोर्शन था HRD का, वो भी मैंने ऑनलाइन सर्च करके उसके भी अपने नोट्स बना लिए थे, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो सब अवेलेबल है ऑनलाइन, उसमें दिक्कत नहीं हुई। बहुत बढ़िया, पूरे अच्छे से आपने बताया, फर्स्ट पेपर से लेके लास्ट 7 पेपर तक बताया। और बहुत जगह से आपने मटेरियल इकट्ठा किया, चाहे इंटरनेट की सहायता ली हो, इंटरनेट के अलावा आपने बुक्स की सहायता ली हो, जहां जहां से कि ना कि बहुत सारा कंटेंट था, उसको जहां जहां से अच्छा मिला उसको इकट्ठा किया, मैंने उसको हाँ कंपाइल किया, अपने नोट्स बनाए, उसको मैंने पढ़ा और उसमें देकर आई। बहुत बढ़िया। हमने पीरी के बारे में मीन्स हम बहुत डिटेल से बातें की। दो तीन चीजें जरूर, कि कई बार जैसे एस्पिरेंट एंट्री किया तो वो अपने पेपर में थोड़ा लगे रहते हैं, तो एस्पिरेंट्स को लगता है कि हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार आंसर दे रहे होते हैं तो एस्पिरेंट को लगता है कि कुछ ध्यान दे नहीं रहे हैं, यानी कुछ अच्छा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इस प्रकार की चीजें होती हैं, वो अपने काम में कुछ व्यस्त होते हैं, तो आपको अपना इंटरव्यू देते रहना है। और एक बड़ी सी बात की, आप जब जाएं तो सबको एक साथ ही करें, अलग अलग करना वाकई में awkward लगता है, तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। एक चीज मुझे, आपने आई कांटेक्ट की बात की, तो जब आप रिप्लाई कर रहे थे, आंसर दे रहे थे, तो जिन्होंने प्रश्न पूछा, जिस मेंबर ने आपने प्रश्न पूछा, आप केवल उन्हीं को एड्रेस करते थे, पूरे बोर्ड को एड्रेस करते थे?
आपके इस क्वेश्चन से मुझे याद आ गया कि ऐसे हम किसी एक को देख करके करते तो ऐसा लगता है हम लोग तो बैठे ही नहीं है, मतलब आप उनसे ही बात करना है। ऐसे भी बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस हुए हैं शायद पहले, जी पर मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ सर। मैं जी। जिन्होंने मुझसे पूछा है, मैं ज्यादातर उनसे कांटेक्ट करती थी, और बीच में नॉर्मल तरीके से कभी हेड को देख लिया या बगल में जो सर बैठे हैं उनको भी देख लिया, पर ज्यादातर मैं उनको देखकर ही उनसे ही आई कांटेक्ट करके रिप्लाई करती थी। बीच में बस थोड़ा सा नजर बाकी सर लोगों के ऊपर भी डालती थी, पर वो नॉर्मली चला जाता है। वो ऐसा मैं इंटेंशनली नहीं बैठती थी वहां कि हाँ सर पूछेंगे तो सर को ही देखना है, या फिर सर के जो हेड बैठे हैं उनको भी देख करके एड्रेस करना है। ऐसा नहीं, नॉर्मल आप वहां जैसे रहते हैं। अब आप लोग दो तीन लोग अगर बात कर रहे हैं तो कोई भी एक ही आपसे क्वेश्चन करेगा ना, तीनों एक साथ तो नहीं करेंगे। पर बहुत आप बढ़िया। बात तीनों से कर रहे हैं तो ये एकदम ऑब्वियस है कि आप उनको ज्यादा देखेंगे, और बाकी दो लोग भी जो है साथ में या तीन लोग भी, उनकी तरफ भी आपकी नजर तो जाएंगी ही। तो एकदम मैं इंटरव्यू को सर बहुत ज्यादा, हाँ मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उसको स्ट्रिक्ट तरीके से या बहुत ही टेंशन लेकर के मैं इंटरव्यू नहीं देती थी। तो एकदम नॉर्मल लाइट होकर के जाती थी। और पहली बार में मुझे लगा कि मैंने उसको थोड़ा ज्यादा ही लाइट ले लिया था, इसलिए मेरे मार्क्स थोड़े कम भी थे। थोड़ा सा जी डिसेंसी भी मेंटेन करो वहां जा करके। मैं बहुत हंसमुख हूँ, बहुत हंसती हूँ। तो पहले इंटरव्यू में जाकर इतने ऐसे फ्रेंडली बिहेवियर, एकदम सर लोग, मतलब सर लोग बहुत ही ज्यादा आपको अच्छे से बिठाते हैं। मतलब उन लोग थोड़ा एटमॉस्फेयर ऐसा बनाते हैं कि हम कंफर्टेबल हो पाए। तो मैं थोड़ी ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गई थी, उतना भी नहीं होना है। नॉर्मल तरीके से एकदम आप हंसिए, बिल्कुल हंसिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हंसिए। या वो कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बातों पे आप कोई भी अपना कमेंट ना दीजिए, क्योंकि कभी कभी वो आपस में भी बात करते हैं, बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं नॉर्मल आपस में भी बात, तो उनको करने दीजिए। आप उनकी बातों पे ना बोलिए और ना ही हंसिए। आप अपनी बातों पे बोलकर हंस सकते हैं। तो इतना ही था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कितना अच्छा था कि सभी को, देखिए मैं हमेशा ये बात बोलता भी हूँ कि आपका बोर्ड के सामने इंटरव्यू है, ना कि किसी एक पर्सन के सामने। हाँ, जिसने क्वेश्चन किया है तो आपको उसको सेटिस्फाइड तो करना ही है, जिन्होंने प्रश्न किया है। हम्म लेकिन आप सबको एड्रेस करते रहे, बीच में हल्का कि हाँ भाई आप लोग हो और मैं आपको भी हम्म इंटरव्यू दे रही हूँ, आपको भी आंसर दे रही हूँ। हम्म ये अच्छी बात है, बहुत हम्म, अच्छी बात है। बस एक लास्ट प्रश्न आपसे रहेगा इंटरव्यू को लेकर। सिचुएशनल जी क्वेश्चन सर। भी कोई आया था, कोई परिस्थिति बताकर या कोई ऐसी कंडीशन बताकर आपसे पूछा गया था? कुछ याद आ रहा है कोई सिचुएशनल क्वेश्चन? सर ऐसा सिचुएशनल क्वेश्चन तो मुझे नहीं आया है अभी तक। जी नॉर्मल जो क्वेश्चंस थे वही आए इस बार तो। और ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि जो मुझे सब लकीली सब पता थे, जो हम पढ़कर जाते थे, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और नेशनल इवेंट्स हैं, और कुछ भी इंसिडेंट हुआ है जो आपके बर्थ ईयर पे या ऐसे कुछ कुछ, और पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, यही सब क्वेश्चंस मुझे ज्यादा आए थे सर। और ऐसा ऐसा सिचुएशनल मेरे पास तो अभी तक नहीं आया है, तो ऐसे बहुत मैं बढ़िया। एग्जांपल नहीं दे पाऊंगी। अब वहां मैं कर लेती, जो मेरा रिएक्शन रहता उस समय पता चलता। अभी तो मेरे पास आया नहीं, तो चलिए बहुत नहीं है। बढ़िया। लेकिन एक प्रश्न और जो अक्सर एस्पिरेंट्स को रहता है कि पूछा जाता है कि वीडियो आप, हाँ रीजा जी, जो मैं ये कह रहा कह हूँ रहे कि हैं। जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जो अभी हम्म एकदम हम्म स्टार्ट हम्म कर रहे हैं, उनके लिए कोई खास हम्म मैसेज आपका? हम्म। हेलो। जी जी जी, सुन हाँ, रहा हूँ आपको। उनके लिए खास मैसेज सर बस यही है कि बस आप पढ़ना शुरू करिए। आप जी अपने सीनियर से पूछ लीजिए, एक गाइडेंस के लिए कोई तो होना चाहिए सर, या फिर आप यूट्यूब से हेल्प लीजिए। यूट्यूब से भी बहुत कंटेंट्स है, वहाँ बहुत सारे वीडियोस है कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। जी। तो आप स्टार्ट करिए, किसी से गाइड लेकर के स्टार्ट करिए। आपको कोचिंग जाना है, कोचिंग जाना है, आप कोचिंग चाहिए, या आपको सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी कीजिए। आप जिस भी तरह से बस अपने आप को चीट मत करिए कि मेरे को ये एग्जाम करना है और दूसरों के लिए करना है, या दूसरे बोल रहे हैं पढ़ना है तब पढ़ना है। आपको सेल्फ के लिए करना है, तो आप सेल्फ डेडिकेशन लाइए अपने तरीके से। आपको फुल्ली टाइम यूटिलाइज करिए, प्रोडक्टिव बनाइए। ऐसा नहीं करना है कि हमको हाँ बस लाइफ खत्म है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, दिन दिन भर दिन रात दिन और रात बैठ
पढ़ाई करते रहनी है ऐसा नहीं है, आप लाइफ भी एंजॉय कीजिए साथ में, और अपना जो स्टडी है उसको, उसके पैटर्न मतलब प्रोडक्टिव स्टडी होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़नी चाहिए, कम टाइम में आप ज्यादा पढ़ पाओ, स्मार्टली पढ़ पाओ। ऐसा करो, सिर्फ कॉपी खुली हुई है, बुक खुली हुई है, आगे हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, इससे होगा। तो आप अपना जो पैटर्न है उसको सेट कीजिए, उसको अच्छे से करिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, फिर तो बस एक दिन होना ही है आपका सिलेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिचा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और डेफिनेटली फ्रेशर के लिए भी, इंटरव्यू देने वालों के लिए भी, इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप डेफ अच्छे से तैयारी कीजिए, करंट इश्यूज को देखिए और कॉन्फिडेंट होकर जाइए, और वहां पर जाकर अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, अपना आपको एकदम प्रस्तुत कीजिए। और सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि पॉजिटिव रहना चाहिए स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होती है वो रहते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। आप पॉजिटिव होकर आप मेन देने जा रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि मेरा ये वाला कंप्लीट नहीं हुआ या ये पोर्शन छूट गए, आपने जितना किया है उसको लेकर चलिए, आप यही सोचिए कि मैंने जो पढ़ा उसी से बस क्वेश्चन आने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रिचा जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने समय दिया, और सभी के लिए आपने, चाहे वो इंटरव्यू देने वाले एस्पिरेंट्स हैं या जो फ्रेशर हैं, उनके लिए आपने बताया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये साक्षात्कार काफी सारे एस्पिरेंट्स के लिए, उनके लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा, और आपको बहुत सारी विशेष भी उन सबकी ओर से मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय हिंद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक